अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। गर्मी में खेत की गहरी जुताई के लाभ पर जानकारी, भूजल स्तर में सुधार के लिए कैसे करें नलकूपों का पुनः भरण, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित कृषि आधारित मौसम पूर्वानुमान और कृषि सलाह। किसी भी फसल की बुआई या रुपाई करने के पूर्व खेत की जुताई की जाती है, जिसके लिए हैरो से जुताई के बाद कुछ किसान भाई कल्टीवेटर से जुताई करते हैं और बहुत से किसान भाई तो केवल कल्टीवेटर का ही प्रयोग करते रहते हैं, जिससे खेत में जुताई एक सीमित गहराई तक ही हो पाती है, जिसके कारण मृदा के नीचे एक कठोर परत बन जाती है, जिसका विपरीत प्रभाव फसल की बढ़वार और उपज दोनों पर देखने में आता है। इसलिए आप गर्मी में खेत की गहरी जुताई जरूर करें, लेकिन गहरी जुताई करते समय आप किन किन तकनीकी बिंदुओं को ध्यान में रखें, इस बारे में जानकारी के लिए आइए मिलते हैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर पीसी पांडे से। आप लोगों ने गेहूं की कटाई कर दी होगी और जिन भाइयों ने गेहूं की कटाई दराती से की है और जिन्होंने कंबाइन से की है, वो खेत में अभी आपका भूसा पड़ा हुआ होगा। अतः भूमि के सुधार करने के लिए, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि आपने जो भूसा खेत में बचा हुआ है उसको खेत में ही मिला दें, क्योंकि अधिकतर देखा गया है किसान भाई लोग अपनी सहूलियत के लिए उस भूसे को जला देते हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण तो खराब होता ही होता है, साथ ही साथ भूमि की उर्वरा शक्ति में बढ़ावा नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर आप जो बचा हुआ भूसा है उसको खेत में अच्छी तरह से मिला देंगे और मिलाने के बाद उसको कुछ दिन रहने देंगे तो वो अच्छी तरह से सड़ जाता है और उससे हमारे भूमि में जो है कार्बनिक खाद ज़्यादा बनती है, जिसकी वजह से आपकी भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। जैसा कि आपको पता ही है कि अगर आप खेत में गोबर की खाद या सड़े हुए भूसा को डालें तो उससे खेत में जो पानी रोकने की क्षमता होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ जो भूमि है वो बहुत अच्छी बनती है। जब आप जुताई करते हैं तो बहुत हल्की सी जुताई में भी आपका खेत अच्छा बन जाता है। साथ ही साथ ये सड़ने के बाद पौधों को विभिन्न किस्म के तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और उसके साथ ही साथ जो सूक्ष्म तत्व हैं जैसे कॉपर, मैग्नीज आदि भी सही मात्रा में और सही तरह से पौधे को प्राप्त होता रहता है। भूमि की जो संरचना है वो बहुत अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से पौध की बढ़वार भी अच्छी होती है और आप अच्छी फसल उगा सकते हैं। अतः किसान भाइयों लोग, जो भी आपके खेत में भूसा बचा हुआ है उसको ना जलाएं और उसको खेत में आजकल की गर्मी में अच्छी तरह से जुताई कर मिलाएं तो आप अपने खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं, जो कि बाद में आपको अच्छी उपज प्राप्त करेगा। फसलों से अच्छी उपज के लिए 3 साल में एक बार गर्मी की गहरी जुताई आवश्यक है। इसके लिए सबसे उचित समय मई और जून का महीना होता है, जिसके लिए एक विशेष प्रकार के हल का प्रयोग होता है। मेरा ये कहना है कि आप अपने खेत में गर्मियों की जुताई करते समय जो भी खेत में भूसा है उसको अच्छी तरह से मिला दें। इसके लिए आप अपने खेत की मेड़ों को छोटे वाले हैरे से तोड़ने के बाद पलाव जरूर करें। इस तरह से करें कि वो मिट्टी पलट जाए और जो वो भूसा है वो भूसा उसमें अच्छी तरह से नीचे दब जाए। और दबने के बाद खेत को छोड़ दें, जिससे कि 2 फायदे ये होंगे कि सूरज की रोशनी में
जो भी उसमें बैक्टीरिया, फंगस आदि बीमारियों के, सड़न रोग की बीमारियों के फंगस और आदि होंगे, वो तो मरेंगे ही मरेंगे। साथ ही साथ पलटकर जो भूसा और जो पौधों के अवशेष बचे हुए हैं उनको आपने खेत में मिलाया है, जो कि सड़ जाएंगे और सड़ने से आपके खेत की कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा बनेगा और साथ ही साथ आपकी भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। अगर आपको समय कम मिलता है तो इससे अच्छा ये होता है कि आप अपने खेत में एक पानी लगा दें और जब खेत में हैरो चलाने लायक या प्लाव चलाने लायक हो जाए तो उसको पलट दें। पलटने से पहले अपने खेत में 30 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से समान रूप से बिखेरें और खेत को पलट दें। इससे ये फायदा होगा कि जो आपने पौधों के अवशेष खेत में मिलाए हैं वो जल्दी सड़ जाएंगे और जल्दी सड़ने की वजह से खेत में वो अच्छी तरह से मिलेगा और उसकी उर्वरा शक्ति अच्छी तरह से बढ़ाएगी। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि आप गर्मियों की जुताई जरूर करें। गर्मी की गहरी जुताई करने में खर्च तो अधिक आता है, लेकिन 3 साल में एक बार भी जुताई करने से खेत में बोई जाने वाली फसलों में खरपतवार और कीट रोगों की समस्या बहुत कम आती है। साथ ही वायु संचार और जल धारण क्षमता बढ़ने से फसलों का उचित वृद्धि और विकास होता है, जिससे उपज और लाभ में इजाफा होता है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। दिन प्रतिदिन देखने में आ रहा है कि प्रति वर्ष भूमि के जल स्तर में औसतन 1 से 4 मीटर तक की गिरावट हो रही है। इसलिए इस तरह की समस्या से निजात पाने के लिए हमारे किसान भाइयों को वर्षा जल संग्रहित करके नलकूपों का पुनः भरण करना चाहिए, जिससे एक तो भूमिगत जल स्तर में सुधार होगा और दूसरा भविष्य में इस पानी का सदुपयोग कर हम अपनी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाई कैसे करें नलकूपों का पुनर्भरण, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं फलोद्यान केंद्र ईट खेड़ी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर MS परिहार। जैसा कि आप जानते हैं, आज के परिवेश में जल की महत्ता को ठुकराया नहीं जा सकता और वर्तमान परिवेश में आप देख रहे हैं लातूर महाराष्ट्र में और बुंदेलखंड के ललितपुर में, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के दोनों बुंदेलखंडों में काफ़ी स्थिति खराब है पानी की हालत को देखते हुए। और स्थिति ये आ गई है कि रेलगाड़ियों से पानी पहुंचाया जा रहा है। आप लोगों से विशेष विनय निवेदन करना चाहता हूं कि आप आने वाली बरसात में वर्षा जल का समुचित सदुपयोग कर और खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, जो पुरानी कहावत है, जो शासन के योजनाएं चल रही हैं, जो शासन की रीति नीति के हिसाब से डबरा डबरी, बलराम तालाब और दूसरी चीजें हैं, इसको मतलब जो है वो रोकना ही है। आइए अब बात करते हैं बोरवेल एवं नलकूप के जल भरण पर। वर्षा का पानी नलकूप में छोड़ना, इसको ही नलकूप का पुनः भरण कहते हैं। नलकूप के पास नाले अथवा वर्षा का पानी मोड़कर नलकूप में पुनः भरण किया जाता है। इसके लिए जो हमारे जो ट्यूबवेल खोदे गए हैं उनमें भी इस गर्मी में पानी की विशेष कमी महसूस की जा रही है। अधिकांश क्षेत्रों में 500 फुट तक जो ट्यूबवेल खोदे गए थे वो भी सूखने की कगार पे आ गए हैं या सूख गए हैं। और अगर पानी भी देते हैं तो मुश्किल से मतलब रात भर में जो पानी इकट्ठा होता है घंटे आध घंटे चलता है, फिर उन ट्यूबवेल में से हवा आने लगती है। इस किस्म के जो ट्यूबवेल हैं, चूंकि हम अगर उनको रिचार्ज करने का विधिवत प्रोग्राम बनाएं और ट्यूबवेल का जो गड्ढा हुआ है या जो केसिंग लगी है उसके इर्द गिर्द करीब करीब जो है वो 3 मीटर तक मतलब 10 फीट तक चारों तरफ से खुदाई करके, इसके उपरांत गड्ढे की ऊंचाई तक जो मुख्य पाइप होता है उसके अंदर 1 से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर
पाइप के चारों तरफ 4 से 5 मिलीमीटर आकार के छेद करने वाली मशीन से छेद बना लेते हैं और जो पाइप के ऊपर छेद किए गए हैं उसके ऊपर चारों ओर नारियल इत्यादि से बनी रस्सी को बांध देते हैं। फिर इसके बाद जो पाइप के चारों ओर गड्ढा बना है उसको 4 भागों में बांट देते हैं। पहले बड़े बड़े बोल्डर उसमें हम डालें, फिर उसके बाद थोड़ा सा छोटा बोल्डर डालें, फिर उसके बाद थोड़ी रेत डालें और फिर उसके बाद जो है और छोटे बोल्डर डालें और फिर चारों तरफ से मतलब जो है वो ढलान बना के पानी का जो कैचमेंट एरिया है ढलान बना के और इस तरीके से करें कि जो जाके और ट्यूबवेल के इर्द गिर्द चारों तरफ का पानी एकत्रित होकर और ट्यूबवेल के इर्द गिर्द जो निचला स्थान है उसमें जाके और वो जो है वो पानी पहुंचना चाहिए और उस केसिंग के चारों तरफ जो हमने मतलब जो क्षेत्र बनाया है, जो गड्ढा बनाया है, उस गड्ढे में जब वो पानी पहुंचेगा तो वो जो भी वर्षा जल है उसके अंदर उसमें जाता जाएगा, एकत्र होता रहेगा और वर्षा का जो पानी बहकर आएगा वह पानी इस रेत या बजरी से छनकर फिर जो पाइप के चारों ओर रस्सी बांधी गई है उससे फिल्टर होकर साफ पानी नीचे नलकूप में चला जाएगा और इस प्रकार नलकूप का पुनः भरण हो जाता है। या अगर घर के आंगन में ट्यूबवेल है तो उसको अपने पूरी रूफ हार्वेस्टिंग करके छत का पूरा पानी एकत्र करके एक पाइप के द्वारा इस तरीके से करके ट्यूबवेल के चारों तरफ गड्ढा बना के और बड़े बड़े बोल्डर और रेत और मतलब वो लगा के और उसमें पूरा का पूरा पानी अगर आप छत का उतार देंगे तो आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपके ट्यूबवेल में रिचार्जिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और जो मतलब जो है वो मार्च अप्रैल मई में जो ट्यूबवेल आपका सूख जाता था हर साल वो ना सूख के आपको वर्ष भर भले ही थोड़ा थोड़ा पानी दे पर आपको वर्ष भर पानी देता रहेगा। तो साथियों इस तरीके से ट्यूबवेल को रिचार्ज करके और आप लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन में जो पानी की कमी आ रही है उसको पूरा कर सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। कृषि एवं मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर एच.एस. कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में इन क्षेत्रों की जलवायु को ध्यान में रखते हुए तथा इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा जून से सितंबर माह के दौरान सामान्य से 10 से 15% अधिक बारिश होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए कृषक भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे धान का क्षेत्रफल गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष बढ़ा दें। अगले सप्ताह से धान की नर्सरी में बुआई प्रारंभ कर दें। इस हेतु लंबी अवधि के प्रजातियों के प्रमाणित बीज की व्यवस्था इस सप्ताह से ही कर लें तथा खेत की जुताई कर खुला छोड़ दें तथा बीज की नर्सरी में बुआई हेतु क्यारियां बना लें। धान की अधिक अवधि अर्थात 135 से 140 दिनों में पककर तैयार होने वाली प्रजातियों की नर्सरी डालने हेतु धान की उन्नतशील एवं अधिक पैदावार देने वाली किस्मों जैसे PR 113, PR 114, पूसा 44, सरजू 52, NDR 359, पंत धान 4, जया, IR 24 आदि में से किसी प्रजाति के प्रमाणित बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कर लें, लेकिन ध्यान रखें कि बीज किसी प्रमाणित संस्था से ही खरीदें।
यदि घर का स्वस्थ बीज उपलब्ध हो तब धान के बीज की अच्छी प्रकार से सफाई कर धूप में सुखा लें तथा फसल को बीज जनित झोंका रोग आदि से बचाने हेतु बीज को कार्बेंडाजिम एवं थायरम की 1-1 ग्राम मात्रा मिलाकर प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लें। ऐसा करने से मुख्य फसल में झोंका रोग सहित अन्य रोग भी नहीं लगेंगे। मक्के के कच्चे भुट्टों हेतु मक्का की बुआई के लिए इस सप्ताह भी अनुकूल तापमान रहने की संभावना है, अतः बुआई करें। पिछले दिनों बोई मक्का के बीज जमाव के बाद निराई करें। कम जमाव की दशा में सिंचाई कर दें। घने पौधों को निकालकर पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर कर दें, जिससे खरपतवार नियंत्रित होने के साथ साथ वायु एवं तापमान का सही संचालन होने से पौधों का सही विकास हो सके। संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर मक्का की फसल में इस सप्ताह सिंचाई अवश्य करें। तापमानों में संभावित वृद्धि के मद्देनजर गन्ने की पेड़ी की फसल में आर्मी वर्म कीट का प्रकोप हो सकता है। ये कीट पत्ती को कुतर कर नुकसान करते हैं। यदि प्रकोप 10% से अधिक दिखाई दे तब खेत में सिंचाई कर 4 इंच पानी भर दें। इस प्रकार भी नियंत्रण न होने पर 40 इसी नुआक्रान की 1 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर शाम 4 बजे के बाद छिड़काव कर दें। आगामी खरीफ मौसम में बोई जाने वाली विभिन्न फसलों जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, अरहर, ज्वार, बाजरा, मूंगफली आदि में पोषक तत्वों की सही मात्रा का निर्धारण करने हेतु जिन कृषक भाइयों ने अभी तक मिट्टी की जांच नहीं करा पाई हो, वे जुताई किए गए उन खेतों का मृदा परीक्षण अवश्य करवा लें। ध्यान रखें कि मृदा नमूने सही विधि द्वारा ही लें। मृदा नमूने गोबर की खाद के गड्ढे या छायादार जगह के नजदीक से कदापि न लें। मृदा परीक्षण से पीएच कम या अधिक होने से मृदा की अम्लीयता तथा क्षारीयता का विश्लेषण हो जाता है। साथ ही फसल के अनुसार नाइट्रोजन की आवश्यकता एवं फास्फोरस तथा पोटास देने या न देने का निर्णय हो जाता है। साथ ही फसल के अनुसार सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे जिंक, बोरान, मेलेबिडिनम, लोहा, तांबा, निकिल, कोबाल्ट, मैग्नीज, क्लोरीन आदि की सही मात्रा देने की सही जानकारी मिल जाने से फसल से अधिक पैदावार लेने हेतु आवश्यक उर्वरकों के सही प्रयोग एवं निर्धारण में कृषक भाइयों को सहायता मिल सकती है। अतः किसान भाई मृदा प्रबंधन एवं मृदा परीक्षण पर अवश्य ही विशेष ध्यान दें। ऐसा करने से मृदा स्वास्थ्य को उत्पादकता के अनुरूप संरक्षित रखते हुए फसल उत्पादन का कार्य करें, जिससे कृषि में टिकाऊपन लाया जा सके। खाली खेतों की एक बार गहरी जुताई करें, जिससे पूर्व फसल के अवशेष मिट्टी में मिल जाएं तथा तेज धूप द्वारा हानिकारक बीमारियां एवं कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाएं। यदि गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट उपलब्ध हो तब फसल बुआई के 15 से 20 दिन पहले खेतों में डालकर समान रूप से फैलाकर कल्टीवेटर चलवाकर मिट्टी में मिलाकर छोड़ दें। इस सप्ताह संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर आम, अमरूद तथा लीची के फलदार वृक्षों में सिंचाई करें। लीची के फलों के पकने हेतु इस सप्ताह अनुकूल तापमान रहने की संभावना है। अतः ऐसे मौसम में किसान भाई लीची के फलत वाले वृक्षों पर सुबह 10:30 बजे से पहले ठंडे पानी का छिड़काव करें। इस सप्ताह बैंगन की नर्सरी में बुआई हेतु अनुकूल तापमान रहने की संभावना है। अतः किसान भाई बैंगन की नर्सरी में बुआई हेतु खेत की पलेवा कर जुताई कर लें तथा बैंगन की मुख्य किस्मों जैसे पंत सम्राट, पंत ऋतुराज या पंत ब्रिंजल हाइब्रिड 1 की नर्सरी में बुआई करें। 1 एकड़ रोपाई हेतु 1 मीटर चौड़ी तथा 20 मीटर लंबी क्यारी में प्रमाणित बीज की 200 ग्राम मात्रा बोएं। यदि घर का बीज बो रहे हों तब बीज को तांबा युक्त फफूंदनाशी जैसे कैप्टान की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लें। संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर सब्जी की सभी फसलों में इस सप्ताह सिंचाई करें। बढ़ते तापमान के कारण सब्जी की फसलों में फल वेधक कीटों का प्रकोप होने की संभावना है। अतः तैयार फलों को तोड़ने के बाद सेविन नामक कीटनाशी की 0.2% मात्रा का घोल बनाकर छिड़काव करें। गर्मी के इस मौसम में दूध उत्पादन हेतु दूध देने वाली गाय और भैंस को हरे चारे के साथ संतुलित आहार खिलाएं तथा स्वच्छ एवं ताजा पानी 3 बार पिलाएं। सभी प्रकार के पशुओं को धूप से बचाएं। जिस गाय का भार 400 किलोग्राम है तथा यदि वह 5 किलोग्राम दूध प्रतिदिन दे रही है तब उसे प्रतिदिन 10 किलोग्राम दलहनी हरा चारा, 20 किलोग्राम हरा चारा,
तथा लगभग 4 किलोग्राम भूसा खिलाएं। यदि किसी भी प्रकार का चारा उपलब्ध नहीं है तब उसे 3.5 किलोग्राम राती तथा 7 किलोग्राम भूसा देना उचित रहेगा। जो पशुपालक भाई अपने पशुओं में फैलने वाली विभिन्न बीमारियों लंगड़ी, गलघोंटू, खुरपका एवं मुंहपका से बचाव हेतु टीकाकरण अभी तक न करा पाए हों, वे इस सप्ताह नजदीकी पशु चिकित्सक की सहायता से पशुओं में टीकाकरण करवा लें। चूँकि इन दिनों क्षेत्रीय स्तर पर वायुमंडलीय दबाव में कमी आ जाने से, आंधी आ जाने से, बिजली गुल हो जाने के कारण चूजों के भयभीत होने से दबकर मरने का खतरा बना रहता है। अतः सलाह दी जाती है कि मुर्गी पालक रात्रि के समय प्रकाश की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु लालटेन, गैस लालटेन या जनरेटर तैयार रखें। बिजली जाते ही इन्हें चलाकर प्रकाश की उचित व्यवस्था रखें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है नवानगर जिला बलिया के कृषक मंजीश कुमार ने। यह गर्मी के मौसम में मुर्गियों की देखरेख और प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मंजीश कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। मुर्गियों को आमतौर पे 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस तापक्रम मिलना चाहिए, लेकिन अगर इससे ज़्यादा तापक्रम हो जाता है तो उसमें हीट स्ट्रोक के या गर्मी का प्रकोप बढ़ जाता है। जैसे 30 डिग्री सेल्सियस से अगर अधिक तापक्रम हो जाता है तो गर्मी लगनी शुरू हो जाती है और कुक्कुटशाला का तापक्रम भी उसी हिसाब से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मुर्गियों में अंडा उत्पादन कम हो जाता है, मुर्गियां दाना खाना कम कर देती हैं और ये गर्मी का जो प्रकोप है ये ब्रायलर पक्षियों में ज़्यादा होता है अंडे देने वाली मुर्गियों की अपेक्षा। ये आमतौर पर जो अंडे देने वाली मुर्गियां हैं जो वजन में ज़्यादा होती हैं, जिनमें फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, उनमें अधिक होता है, या ऐसे ब्रायलर पक्षी जो चूजों के लिए पैदा करने के लिए रखते हैं जिनको हम पेरेंट स्टॉक कहते हैं, उसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। मुर्गियों में पसीने की ग्रंथियां नहीं होती हैं, जिसकी वजह से ये अत्यधिक गर्मी को सहन नहीं कर पाते हैं और ये गर्मी को दूर करने के लिए अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए तेज़ी से सांस लेती हैं और लगातार हाँफती रहती हैं। और जब बहुत ज़्यादा हाँफती हैं तो उसमें क्या होता है कि उसके जो हृदय गति है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है और सांस लेने में जो रक्त की मात्रा है वो कम हो जाती है और जिसकी वजह से थक्के बन जाते हैं या दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और धीरे धीरे मुर्गियों की मृत्यु हो जाती है। कुक्कुटशाला में स्ट्रेस के कारण जैसे वातावरण अधिक या तापमान अधिक हो जाना, पर्याप्त पीने का पानी न उपलब्ध होना, पर्याप्त हवा न मिलना, कम जगह पर अधिक मुर्गियां पालना, पोल्ट्री हाउस के आसपास पेड़ पौधे ना होना, वहाँ खुला होता है और पेड़ पौधे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो कुक्कुट गृह हैं वो ठंडे नहीं रहते हैं और कुक्कुटशाला की ऊंचाई यदि कम है तो भी गर्मी का प्रकोप ज़्यादा होता है। इसीलिए कुक्कुटशाला में कम से कम 14 फीट की ऊंचाई होनी चाहिए बीच में और जो किनारे के हैं उसमें कम से कम 10 फीट की ऊंचाई होनी चाहिए ताकि गर्मी के मौसम में उनको गर्मी कम लगे। जो गर्मी का प्रकोप मैंने पहले ही बताया कि ब्रायलर पक्षियों में ज़्यादा होता है, अंडे देने वाली मुर्गियों में कम होता है। हमारे कुछ किसान भाई अपनी मुर्गियों में गर्मी के द्वारा होने वाले कुप्रभाव को समय से नहीं पहचान पाते हैं, जिसके कारण इसका विपरीत प्रभाव मुर्गियों के अंडे उत्पादन पर पड़ता है तथा इसके कारण कुछ मुर्गियों की तो मृत्यु भी हो जाती है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए हमारे मुर्गी पालक भाई गर्मी के मौसम में इस समस्या से ग्रसित मुर्गियों को कैसे पहचाने, आइए जानते हैं। इसमें जो मुख्य रूप से लक्षण होते हैं, मुंह खोल करके तेजी से सांस लेती हैं, ज़्यादा प्यास लगती है, पानी की मात्रा उनको बहुत देना होता है, पानी बहुत ज़्यादा पीती हैं, खाना कम खाने लग जाती हैं, दाना कम खाती हैं, अंडा उत्पादन धीरे धीरे कम हो जाता है और अंडे का जो आकार है वो छोटा हो जाता है, जो अंडे का छिलका है वो कमज़ोर हो जाता है क्योंकि गर्मी की वजह से कैल्शियम का पर्याप्त आंतों से अवशोषण नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से छिलका पतला हो जाता है। ब्रायलर पक्षियों का वजन कम हो जाता है। जब गर्मी की वजह से बहुत अधिक मुर्गियां मरने लग जाती हैं तो
मृत पक्षियों का 100 परीक्षण करने पर छाती का जो मांस है, जो सीने का मांस है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। वो उबला हुआ मांस या पके हुए मांस की तरह दिखाई देता है। मांस का रंग जो है सामान्यतः लाल होता है, लेकिन यदि गर्मी से पक्षी मरे हुए हैं तो उसका रंग पीला या सफ़ेद हो जाएगा। और किसी किसी पक्षी में पेट के अंदर खून जमा हुआ मिलेगा। नाक और मुंह से जो है स्राव निकलता है। तो अगर इस तरीके के पक्षियों में, मरे हुए पक्षियों में लक्षण दिखाई पड़े तो समझना चाहिए कि ये गर्मी की वजह से मर सकते हैं। गर्मी के प्रकोप से मांस एवं अंडे वाली मुर्गियों को बचाने के लिए हमारे मुर्गी पालक भाई कौन कौन से उपायों को अपनाएं जिससे उनको इस व्यवसाय से अधिक लाभ की प्राप्ति हो सके, तो इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। इसके उपचार के लिए सबसे ज़रूरी है कि ताज़ा और ठंडा पानी पिलाएं और हवा के आने जाने की उचित व्यवस्था हो। इसके लिए आप फर्राटे लगा सकते हैं, कूलर लगा सकते हैं। पंखे छत वाले नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि गर्मी के दिनों में छत वाले पंखे गर्म हवा फेंक देते हैं। पंखे छत वाले तभी काम करेंगे यदि छत के ऊपर आपने स्प्रिंकलर लगाए हैं और छत को ठंडा कर रहे हैं पानी छिड़क करके, तो उसमें छत वाले पंखे काम कर जाते हैं। वैसे सही से रहता है कूलर लगाएं, कूलर से बहुत फ़ायदा रहता है। और केज विधि में जब से मुर्गी पालन कर रहे हैं तो वहाँ पे छत के ऊपर स्प्रिंकलर या फव्वारे लगाएं, जिसकी वजह से छत ठंडी रहेगी, तो उसके जो कुक्कुटशाला का तापक्रम है वो भी ठंडा रहेगा। कई मुर्गीशालाओं में पर्दे लगा सकते हैं, जो पतला टाट होता है उसको लगाएं और उसको पानी से गीला करते रहें, जिसकी वजह से ठंडी हवा छन छन करके मुर्गी घर में जाएगी और मुर्गियां स्वस्थ रहेंगी। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रोलाइट हम दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉल जिसको कहते हैं, ये आजकल मुर्गियों के लिए बहुत उपलब्ध हैं। 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से दिन में 2 बार पिलाएं, या दाने में 100 से 200 ग्राम प्रति कुंटल के हिसाब से मिला करके खिलाएं। विटामिन सी है, ये 10 से 15 ग्राम प्रति कुंटल के हिसाब से दाने में मिला के खिलाएं, या आंवला पाउडर भी विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है, उसको भी खिला सकते हैं। इसके साथ ही बिछावन का भी ध्यान रखते हैं। जो मुर्गी का बिछावन है उसकी मोटाई कम रहनी चाहिए, गर्मी के दिनों में 3 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और कुक्कुटशाला के पास सहतूत का या बोगनविलिया के पेड़ लगाएंगे, और इस तरीके से अगर किसान भाई मुर्गियों की देखभाल करेंगे गर्मियों में तो उनको उचित लाभ मिलेगा और उनकी मुर्गियां कम मरेंगी। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010844599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गर्मी के मौसम में कैसे करें दुधारू पशुओं की देखरेख और प्रबंधन। अच्छे उत्पादन हेतु फसलों में कैसे करें समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।